नमस्कार। आज की इस चर्चा में सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम इंटीग्रेटेड फार्मिंग यानी एकीकृत खेती से जुड़े सरकारी सब्सिडी और लोन के पूरे फाइनेंशियल ढांचे को डिकोड करने वाले हैं। सिंगल क्रॉप से आगे बढ़कर जब एक बड़े और डाइवर्सिफाइड सिस्टम की तरफ कदम बढ़ाया जाता है तो इसके पीछे का अर्थशास्त्र कैसे काम करता है, आइए समझते हैं। सबसे पहले जरा इस नंबर पर गौर करें। 3 गुना 3x। ये कोई हवाई बात नहीं है। जब एक ही खेत में पारंपरिक फसलों के साथ साथ डेयरी और मछली पालन को जोड़ दिया जाता है तो आय सीधे 3 गुना तक बढ़ सकती है। ये एक ऐसा प्रयोगात्मक मॉडल है जो सच में पूरी ग्रामीण अर्थव्यवस्था का गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं दी इंटीग्रेटेड फार्मिंग एडवांटेज की। आखिर ये मॉडल काम कैसे करता है? इसे एक मल्टी टियर सिस्टम की तरह समझ सकते हैं। फसलें, डेयरी, पोल्ट्री और मछली पालन ये सब एक ही जमीन पर एक साथ चल रहे हैं। ये बिल्कुल एक विशाल पजल की तरह है जहां हर टुकड़ा एक दूसरे से जुड़ा है। एक का वेस्ट दूसरे के लिए इनपुट बन जाता है। इस तरह जमीन का एक आम टुकड़ा एक हाई यील्ड बायोलॉजिकल एसेट में बदल जाता है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल खड़ा होता है। एक नॉर्मल खेत को इस लेवल के एडवांस सिस्टम में अपग्रेड करने के लिए काफी बड़ी पूंजी चाहिए, तो ये पैसा आएगा कहाँ से? इतने बड़े ट्रांजिशन को फंड कैसे किया जाए? और यहीं से आता है हमारा अगला टॉपिक, फंडिंग द फार्म ट्रांजिशन। इस पूरे सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए एक डेडिकेटेड सरकारी इकोसिस्टम बना हुआ है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना यानी RKVY को ही ले लीजिए। ये सीधे इंटीग्रेटेड मॉडल्स के लिए भारी सब्सिडी देती है। वहीं नाबार्ड रूरल और कमर्शियल बैंकों के जरिए कम ब्याज वाले लोन्स रूट करता है। जानवरों के लिए नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन है जो डेयरी और पोल्ट्री को कवर करता है, और फसल कटने के बाद स्टोरेज या कोल्ड रूम्स के लिए AMI स्कीम के तहत इंफ्रास्ट्रक्चर सब्सिडी मिल जाती है। मतलब हर कदम पर बैकअप मौजूद है। अब जरा सब्सिडी के स्ट्रक्चर पर नजर डालते हैं। सब्सिडी एलोकेशन टियर्स। फंडिंग का ये बंटवारा काफी स्ट्रैटेजिक तरीके से किया गया है। जनरल कैटेगरी के तहत आने वाले किसानों को प्रोजेक्ट के अलग अलग हिस्सों पर 25 से 33% तक की सब्सिडी मिलती है, जो अपने आप में काफी अच्छी रकम है। लेकिन SC, ST और महिला किसानों के लिए ये दायरा और भी बड़ा है। उन्हें सीधे 50% तक का सब्सिडी कवर मिलता है। मतलब प्रोजेक्ट की आधी लागत सीधे तौर पर कवर हो जाती है। ये सच में एक बहुत बड़ा सपोर्ट है। तो अब समझते हैं द स्टेप बाय स्टेप एप्लीकेशन प्रोसेस। अप्लाई करने से पहले कुछ बेसिक कागजी कार्रवाई एकदम पक्की होनी चाहिए, जैसे आइडेंटिटी के लिए आधार कार्ड, ओनरशिप प्रूफ करने के लिए जमीन के साथ 12 रिकॉर्ड्स और एक एक्टिव बैंक अकाउंट। लेकिन जो डॉक्यूमेंट इस पूरी प्रोसेस की जान है वो है DPR यानी डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट। यही वो ब्लूप्रिंट है जो ये साबित करता है कि खेत में फसलें, मुर्गियां और डेयरी एक साथ काम करके मुनाफा कैसे कमाएंगे। इसके बाद का रास्ता बिल्कुल सीधा और सिस्टमैटिक है। स्टेप 1, किसी कृषि अधिकारी की मदद से वो डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करवाना। स्टेप 2, जिले के एग्रीकल्चर ऑफिस या फिर नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र यानी KVK जाना। और फाइनली बिना किसी बिचौलिए के इन डॉक्यूमेंट्स को स्टेट के डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर या DBT पोर्टल पर सबमिट कर देना। इस पूरे विश्लेषण के बाद एक बहुत ही वैलिड सवाल जहन में आता है। जब पैदावार बढ़ाने और रिस्क को कम करने के लिए इतने मजबूत फाइनेंशियल रिसोर्सेज और सब्सिडीज मौजूद हैं, तो क्या सिर्फ एक फसल के भरोसे रहने वाला मोनोकल्चर का जमाना अब पीछे छूट रहा है? ये एक ऐसा सवाल है जो भविष्य की खेती का पूरा नजरिया बदल सकता है।